केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले रविवार को इंदौर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके पश्चात उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मोदी सरकार के 100 दिन का रोड मैप बताया। साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं नीट परीक्षा धांधली को लेकर कहा कि भारत सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आज मैं इंदौर में आया था, जो हमारे प्रकाश सोनकर जी जो मतलब यहाँ से मंत्री भी रहे थे और बीजेपी के सीनियर नेता थे। 4 बार वो यहाँ से विधायक चुनकर आए थे। उनका जो स्मृति दिन था आज 17 साल पहले उनका देहांत हार्ट अटैक से हुआ था और उनके लड़के विजय सोनकर जी जो खटी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने आज मुझे मतलब वहाँ बुलाया था। कैलाश विजयवर्गीय जी उसमें सम्मिलित थे, दूसरे हमारे जल संपदा मंत्री भी उसमें सम्मिलित थे और उनको आदरांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया था। तो एक तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। तीसरी बार मैं माननीय मोदी सरकार में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला है और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जन्मस्थली है ममहू, वहाँ भी मैं वहाँ अभिवादन करके बाबा साहब को आया हूँ। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ना होते तो हमें इतना मंत्री पद बनने का मौका नहीं मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों की मुक्ति की लड़ाई तो लड़ी थी, लेकिन देश का संविधान लिखकर बाबा साहब ने बहुत बड़ा देश के लिए योगदान दिया है। और देश का संविधान ऐसा है कि देश का, भारत का संविधान कोई भी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में माननीय राहुल गांधी जी और उनकी इंडिया आघाड़ी के जो सभी नेता थे, सभी नेताओं ने एक गलत प्रचार किया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं फिर संविधान बदलेंगे। इसी तरह की अफवाहें, इसी तरह का ब्लैकमेल जनता के साथ उन्होंने किया और जनता के मन में बहुत बड़ा संभ्रम निर्माण करने का काम किया था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे एनडीए को 292 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीटें हमको मतलब मिली, 292 सीटें मिली। और तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी हमारा 100 दिन का जो प्रोग्राम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड मैप बनाया है और 100 दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय होने वाले हैं। उसमें 2 निर्णय अभी हुए हैं। देश के 3 करोड़ गरीब लोगों को शौचालय के साथ मकान देने के लिए पूरा बजट मंजूर कर दिया है। उसके साथ साथ जो किसान अपने हैं, किसानों को कम से कम 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपया जो है ये उनके खाते में गया है और हर किसान को 6,000 रुपया हर साल मिलेगा। इसी तरह के बहुत सारे निर्णय अभी हमारे 100 दिन में हो गए और हमारी सरकार 5 साल तक चलने वाली है। बार बार ये बताया जा रहा है कि भाई सरकार गिरेगी, ये सरकार चली जाएगी, चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट निकालेंगे, नीतीश कुमार जी सपोर्ट निकालेंगे, तो इसी तरह की बातें की जा रही है। लेकिन ना नीतीश कुमार जी हमको छोड़ेंगे, ना चंद्रबाबू जो छोड़ने वाले हैं। तो क्लियर मेजॉरिटी हमारे पास एनडीए की है। एक बात बताना चाहता हूं कि जब बीजेपी को 282 सीटें 2014 में मिली थी, तब भी सरकार का नाम एनडीए सरकार था। 2019 में जब बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तब भी सरकार का नाम एनडीए सरकार था। अभी बीजेपी को 240 सीटें मिली है और उसके बावजूद भी मतलब ये सरकार एनडीए की सरकार है। कभी भी बीजेपी ने ऐसा नहीं बोला कि भाई बीजेपी की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। और मेरा जैसा जो छोटा दल है, मेरे दल का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दे दिया है, क्योंकि मेरी पार्टी सभी राज्यों में काम करती है और इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की संख्या हर राज्य में है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं। अभी मणिपुर से मेरा एक कैंडिडेट लोकसभा लड़ा था, उसको 17% वोट मिला है। और नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है।
तो हमारी सरकार जो है मोदी सरकार है, ये सरकार अभी 5 साल तो चलेगी, लेकिन हम अभी और इतना अच्छा काम करेंगे कि और भी हमारी 5 साल तक सरकार आ सकती है। हमारे सरकार को गिरने का कोई धोखा बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को मेरा निवेदन है, मेरा सवाल उनको है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी के कितने एमपी थे? 200 के अंदर एमपी थे, तो भी आपकी सरकार 10 साल तक चली थी। तब बीजेपी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया था कि भाई आपकी सरकार गिरेगी, क्योंकि आपके पास यूपीए का क्लियर मेजोरिटी थी और इसीलिए तो सरकार बनी थी। तो लोकतंत्र में जिसके पास क्लियर मेजोरिटी होती है उनको सरकार बनाने का अधिकार होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने 292 सीटें जीत कर मतलब तीसरी बार सरकार बनाई है। और आप लोग जानते हैं कि भाई 10 सालों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। रोड का डेवलपमेंट हो, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो या रेल का डेवलपमेंट हो, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक फ्री में अनाज देने का निर्णय भी हो चुका है, वो भी मतलब सभी गरीब लोगों को मिल रहा है। और कई निर्णय अभी आपको लगता है कि यूपी और महाराष्ट्र में आपको सेटबैक हुआ है, उसका कारण ये कि बीजेपी ने राम राज्य या राम मंदिर पे काफ़ी किया, उस हिंदुत्व का इशू उठाया, उस कारण से जो दलित और अल्पसंख्यक का जो वोट बैंक का जो था वो शिफ्ट हो गया है, वो महाअघाड़ी की तरफ शिफ्ट हो गया और यूपी में सपा की तरफ शिफ्ट हो गया। तो राम राज्य का मुद्दा उठाना, राम मंदिर को मुद्दा उठाना दलित और अल्पसंख्यक को पसंद नहीं आया, मुस्लिम वर्ग। मुझे लगता है कि राम मंदिर का विषय नहीं था। राम मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही आया और उन्होंने वहाँ 500 साल पहले वहाँ राम मंदिर था और मुगल आने के बाद राम मंदिर डिमोलिश हुआ था, इसीलिए मतलब पूरे प्रूफ देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और मोदी जी के कार्यकाल में वो मंदिर को बना। लेकिन जो मतलब दलित और माइनॉरिटी का वोट जो है ये मतलब इसलिए मतलब हमसे दूर हो गया, लेकिन उसमें दलितों का भी अनेक जगह पर हमको वोटिंग मिला है। मध्य प्रदेश में हमारी 29 सीटें चुनकर आई और उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भी हमारी सीटें अच्छी चुनकर आई है। और एक तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल या 3 जगह पर हमको जो अपेक्षाएं थी उससे काफ़ी सीटें कम आई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राम मंदिर के विषय पर ये नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन संविधान बदला जाएगा और आपका आरक्षण निकाला जाएगा, ये प्रचार बहुत धूमधाम से इन लोगों ने किया और लोगों के मन में ये बैठा कि ये इनकी सीटें इतनी ज़्यादा आएगी तो संविधान बदला जाएगा या क्या। वो भी तो बीजेपी नेता ने बयान दिया था सर, वो भी एक बीजेपी नेता ने बयान दिया था कि संविधान बदल देंगे हम 400 सीटें। बीजेपी नेता ने जो अयोध्या के लल्लू सिंह है वो तो हार गए, लेकिन लल्लू सिंह जी ऐसे वो बोले थे, लेकिन ये कोई बीजेपी की भूमिका नहीं थी। तो बीजेपी ने ऐसा कोई अनाउंस नहीं किया था कि संविधान बदलेगा। और जो नरेंद्र मोदी जी संविधान को माथा टेकर शपथ लेते, उन्होंने अभी 2019 के नेता के रूप में जब उनका नाम अनाउंस हुआ तब उन्होंने संविधान की किताब को माथा टेकर शपथ ली है। और इसी तरह मुझे लगता है कि मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल है, अभी आप महू का मेमोरियल है, जो बीजेपी की सरकार इधर आई तब मेमोरियल बना, कांग्रेस के कार्यकाल में वो भी नहीं बना था। या 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब ने संविधान लिखा था, वहाँ भी वो कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ था, वहाँ भी एक बहुत अच्छा सुंदर मेमोरियल बन गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है। मुंबई में हिंदू मिल की जगह 3600 करोड़ की है, वो ज़मीन बाबा साहब के मेमोरियल दी है और वहाँ 350 फीट का स्टैचू और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी मतलब ज़्यादा ऊंचा स्टैचू बाबा साहब का हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के कुछ 2-3 नेताओं ने ऐसी भाषा की थी, लेकिन ये अधिकृत बीजेपी का स्टैंड नहीं था और इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने के विषय पर हमको हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र की बात करें, महायुति गठबंधन को जानते हैं, जनता की समस्या जानते हैं और मोदी जी बहुत ही सोच कर मतलब निर्णय लेते हैं, इसीलिए हमारी सरकार बिल्कुल जाने का विषय नहीं है। नीट के एग्ज़ाम पर जो सवाल उठाए गए हैं, जो कुछ पेपर फूटी हुई है,
तो गड़बड़ियाँ हुई है तो पूरी जांच जिसकी हो रही है, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो गए उनको कठोर सज़ा मिलने वाली है। लेकिन माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये एग्ज़ाम में घोटाला हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, इसीलिए एग्ज़ाम ही रद्द की है और अभी दोबारा मतलब एग्ज़ाम हो रही है। तो दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए ज़रूर मतलब हमारे सरकार की तरफ से कोशिश है और ऐसा मतलब पेपर फुटी होना, गड़बड़ी होना ये अच्छी बात नहीं है। और मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, ये पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेकर आगे काम करती है और मेरी पार्टी लगातार मतलब NDA के साथ रही है, BJP के साथ रही है 10 सालों से। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में आ रहा है, जो हमें महाराष्ट्र में भी भारी धक्का पहुंचा। हमारी सीटें 35 से 40 तक आनी चाहिए थी, लेकिन 17 सीटें हमारी सुनकर वहाँ आई। लेकिन जो वोट परसेंटेज है, ये वो वोट परसेंटेज महाविकास आघाड़ी और जो महायुति हमारी थी उसमें आगे पीछे मतलब इसका परसेंटेज है। तो आने वाली विधानसभा में हम एक साथ लड़ेंगे और विधानसभा में जरूर मतलब हमारी महायुति की सरकार, NDA की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।